फाइन स्टूडेंट, देखो तो आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे एडिटोरियल्स में। अच्छा, जो बिहार हमारा जो राज्य है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मांग कर रहा है। हाँ, कि स्पेशल स्टेटस दीजिए हमारे राज्य को। मगर जो लिखे हैं और जो फैक्ट है कि ये स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है और फालतू का मांगना भी सही नहीं है। ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, फालतू का तुम वो कर रहे हो, इसका कोई निर्णय नहीं निकलने वाला है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों नहीं बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल सकता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सभी चीज़ हम लोग इस एडिटोरियल में समझेंगे। 427 देखो, 41 वर्कर्स को निकाल लिया गया ना, रेस्क्यू कर लिया गया। हाँ, इससे रिलेटेड और भी एडिटोरियल्स फ्यूचर में आएंगे मंडे को, मतलब नेक्स्ट जब भी पढ़ाएंगे। तो 41 वर्कर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। हाँ, कुछ कुछ सवाल है। मैंने कहा था ना तुम लोगों को पहले ही कि ये जो 4 धाम का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, देखते हो ना कितना सेंसिटिव जोन है, ये कितना सेंसिटिव एरिया में इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टनलिंग हो रहा है। हमें अटल टनल से सीखना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी दुर्घटना नहीं हुआ। और यहाँ पे देखो, कब दिवाली के दिन से ही फंसे थे, लगभग 17 दिन तक ना, लगभग 17 डेज तक फंसे रहे हैं। तो क्रेडिट जाता है राइट होल माइनर सबको कि कितना बढ़िया से मेहनत करके निकाला है। वो होल बना के खाना वगैरह सब दे रहा था, तभी तो 41 वर्कर जीवित रहे। और देखो, इतना ही नहीं बात है, इससे हमारा छवि, भारत का छवि और ज़्यादा बढ़ता है कि रेस्क्यू करने में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भारत कितना बेस्ट है। समझ रहे हो ना? तो इसमें मानना पड़ेगा भारत को। मगर ये कि ये इशू ठीक है, भारत ने बचा लिया, अब एनडीआरएफ टीम ने बचा लिया, जो भी और भी स्टेक होल्डर थे उन्होंने बचा लिया। मगर ये आया क्यों? मामला ये भी तो विषय है ना। गड्ढा खोदा भी तो गया तो इधर से ही खोदा गया है, सरकार का नाकामी है एक तरह से कहा जाए तो। 428 देखो, ये सिक्किम का जो ग्लेशियर लेक्स है। देखो, यदि प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम ना हो तो जो डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ है, जो नीचे रहते हैं, ग्लेशियल आउटबर्स्ट तो हो गया, तो नीचे वाले जो भी लोग रहते हैं वो तो मर जाएंगे। वो तो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नहीं आया, अलर्ट भी नहीं किया गया उसको, वो तो पूरा बहा के लेके चला जाएगा, जैसे कि सिक्किम में हुआ है ना। कैसे चुंगथांग डैम पूरा बह गया और उसका जो भी डाउन स्ट्रीम वाले, जो सिंगताम वाले जो एरिया में जो लोग रहते थे, सब पूरा फ्लड होके चला गया। और सच पूछो ना तो ग्लेशियर लेक में जो आउटबर्स्ट होता है उसको प्रिडिक्ट करना असंभव है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से हो रहा है तो मोराइन सब जो है, मोराइन सब बह के चला जाता है नीचे। मोराइन बताए थे ना पिछले क्लास में। लास्ट वन देखो, थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज़ है। देखो 429, अभी ओडिशा कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया कि जो एसटी का लैंड है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बवाल मच गया। एसटी का लैंड को आप ट्रांसफ़र करने का बात कर रहे तो बवाल नहीं उठ जाएगा? तो उसी पे देखो, एनी लॉ अबाउट ट्राइबल लैंड्स इज़ प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन। यदि कोई भी लॉ आप लाते हो ट्राइबल लैंड से रिलेटेड तो जाहिर सी बात है उसमें एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा। तो समझेंगे। देखो, ग्रेविटी वाला एडिटोरियल सब है, इसको इजी मत लेना। एडिटोरियल अच्छा खासा एडिटोरियल सही है। देखो, तो बात करते हैं हम लोग। हाँ, 426, डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। GS पेपर 2, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, devaluation of powers and finances up to local levels and challenges therein। ये हिंदू पेपर में आया था 27 नवंबर को। तो कितना क्लोज्ड है, नहीं परसों आया था, ओके। आज 1 तारीख हो रहा है तो लगभग देखो ठीक ही है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तुमको देखना होगा इस ग्राफ को, ये जो भी पिक्चर दिया गया उसको थोड़ा जूम करोगे ना तो तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो 36% बैकवर्ड क्लास वाले लोग हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वाले लोग सब है ना, 36%। एंड 27% क्या है तुम्हारा बैकवर्ड है। तो दोनों को जोड़ोगे तो बिहार में कितने बैकवर्ड है टोटल? 63%। तो बताओ 63% यहाँ का जो आबादी है वो बैकवर्ड क्लास है। समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है। उसमें देखो लगभग 20% SC है, शेड्यूल कास्ट है, 19.7 दिया गया ना, यानी कि 20%। और SC और ST दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 21.3% हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि रिसेंट आंकड़ा ये आया था स्टूडेंट की, जो भूमियार है
या फिर इस तरह का जो डोमिनेंट क्लास है बिहार में, उसमें भी गरीबी है। तो स्थिति तो बहुत खराब है बिहार का, और पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, 1/6 ऑफ दैट ऑफ तेलंगाना। हाँ 55,000, और कहाँ वहाँ 3 लाख के आसपास है। तो कितना कम है, बात समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। यहाँ पे देखो, तो चीफ मिनिस्टर जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, ठीक है, वो मांग कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, जो कि संभव नहीं है अभी फिलहाल। देखो चीफ मिनिस्टर ने एक रेजुलेशन पास किया जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यस, बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। समझ गए स्टूडेंट? और ये इसलिए क्योंकि जो कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 का हुआ है, तो उसमें तो खुल के निकला है कि 1/1/3 यानी कि 33% बिहार का जो आबादी है वो बीपीएल कैटेगरी में रह रहा है, पॉवर्टी में रह रहा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। और हमने ये भी देखा था कितना कम लोग हैं, कितना कम फैमिली है जहाँ पे इनकम तुम्हारा 50,000 से ज़्यादा हो, नहीं लगभग 5% या 5% से भी कम था लोग का। याद है ना स्टूडेंट? 4 व्हीलर भी देखे थे कि बहुत कम था लोगों के पास, तो बहुत कम, 5% से कम। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा क्या समझते हो स्पेशल कैटेगरी? एक एक चीज़ समझना है, एक एक चीज़ समझना है स्टूडेंट, अभी काम आएगा, तुम लोग का ज्ञानवर्धन होगा यहाँ से। क्या समझते हो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से? तो बढ़िया से पहले समझो, ये एक तरह से क्लासिफिकेशन है जो कि सेंटर प्रोवाइड करती है, और सेंटर क्या करती है? स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, पैसा देती है अलग से, यदि किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिला है तो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तुम्हारा होता है ज्योग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो तभी मिलेगा। अच्छा ज्योग्राफी का डिसएडवांटेज, जैसे देखो हिमालयन स्टेट्स, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ना कि वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। या फिर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो, सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा गरीबी हो, एससी का पॉपुलेशन हो, ये सभी चीज़। अब देखो ये सबसे पहले भारत में कब आया था? जब 5th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होना चाहिए, तब जाके ये आया 1969 में। याद है 1969 में किसका सरकार था? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी आ चुकी है, गरीबी हटाओ आंदोलन, हाँ उस नारे के साथ 1969 में। देखो 5 फैक्टर, यदि अभी मैं यदि बात करूं तुम लोग से ज्योग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसको 5 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। फर्स्ट देखो हिली एंड डिफिकल्ट टेराइन, यानी कि हिली एरियाज हो और बहुत मुश्किल टेराइन्स हो, टोपोग्राफी बहुत ही है ना अनकंफर्टेबल वाला टोपोग्राफी हो, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ही मुश्किल हो बनाना। जैसे नॉर्थ ईस्ट, जैसे हिमाचल प्रदेश देख रहे हो ना, जैसे उत्तराखंड, इस राज्य को भी मिला, इसी राज्य को मिला है देखो, हाँ बिल्कुल, कश्मीर को, असम को और नागालैंड को सबसे पहले जो फर्स्ट फेज में मिला था, और उसके बाद जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सबको मिल गया उसके बाद, और जितने भी हिमालयंस है, बिल्कुल हिमालयन स्टेट्स को। तो पहला समझो स्टूडेंट वो आएगा, अभी जिक्र आएगा, देखो यहाँ पे हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए। दूसरा क्या कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन कम होना चाहिए। देखो नॉर्थ ईस्ट सभी पॉपुलेशन बहुत कम है। और दूसरी बात है कि ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए। देखो सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मेन स्ट्रीम में जुड़े नहीं, इसलिए उन लोग को तकलीफ हो रहा होगा। तो इसके लिए सरकार को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी देना होगा उस राज्य को, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन का उत्थान हो सके, समझे? दूसरा, तीसरा क्या है कि यस इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है। जैसे देखो नॉर्थ ईस्ट का कितना इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है, कश्मीर का, लद्दाख का लगता है कि नहीं लगता है स्टूडेंट? तो तीसरा देखो, और चौथा देखो इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। ये बात सही है, जितने भी हिमालयन राज्य हैं सब तुम्हारा इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल है। एंड लास्ट वन देखो कि स्टेट का फाइनेंस उतना नहीं है कि जितना वो राज्य को चला सकता है। तो ये जो 5 जो तुम लोग को फैक्टर बोले हैं, देखो ये 5 फैक्टर जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो या फिर हिमालयन रीजन का बाकी जो स्टेट हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर, वो सब पे लागू होता है ये 5 फैक्टर। देखो इस चीज़ को समझते हुए सबसे फर्स्ट 1969 में 3 राज्य को, जैसे उस समय तो जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य ही था, 2020 में ना यूनियन टेरिटरी बनाई है, कश्मीर हो, असम एंड नागालैंड को सबसे पहला स्टेटस मिला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, समझ गए ना? उसके बाद और भी 8 राज्य को जोड़ेंगे, और क्योंकि उस समय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, वही जानते हो तुम लोग, नेशनल प्लानिंग कमीशन, और प्लस उसको एग्जीक्यूट करने का स्टेट और तुम्हारे इसके बीच में ब्रिज करने के लिए एनडीसी आया था। और भी जानते हो कि नेशनल प्लानिंग कमीशन जो था उसको रिप्लेस कर लिया नीति आयोग ने, और एनडीसी भी तुम्हारा बेकार हो गया, डायफंक्शनल हो गया, ये है ना।
बात समझे ना। तो अभी इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल जो राज्य का दर्जा जो मिला वो सब हिमालयन राज्य को मिला है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लस इधर का जो तुम्हारा है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये वाला देखो, तो कैसे आखिर किसी भी राज्य को जब स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिलता है तो क्या क्या लाभ होता है, सवाल तो ये है ना, समझे। तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो तुम लोग, मैप में भी देख सकते हो, देख रहे हो ना, पूरा हिमालयन रीजन को मिला है ना मैप में, हाँ मिला है कि नहीं मिला है, देखो तुम, हाँ हिमालयन रीजन को, पूरा हिमालयन रीजन को मिला है, देखो। तो देखो हिली ट्रेन, लो डेंसिटी, लोकेशन अलॉन्ग बॉर्डर्स, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सही बात है ना ये। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि कभी भी स्पेशल स्टेटस मिलता है तो देखो क्या क्या लाभ मिलेगा। 90% ग्रांट्स मिलेगा, यानी कि दे आर प्रोवाइडेड 30% ऑफ टोटल सेंट्रल असिस्टेंस, यानी कि 30% तुम्हारा अतिरिक्त मिलेगा उसको। और जानते हो कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो इसको स्पेशल कैटेगरी मिला है, तभी तो बोलते हैं 80:20, 90:10, स्पेशली 90:10 का होता है ज़्यादातर, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें देखो 90 और 10 है। और जो नॉर्मल राज्य है उसको मिलता है 60:40, कई बार 50:50 ऐसा होता है ना। तो देखो उसी चीज़ में तो फायदा हो रहा है। अब किसी भी राज्य को नहीं मिल सकता है, अब इसको ख़त्म कर दिया गया स्पेशल, क्योंकि ये पूरा गर्त में चला, मतलब ये कब्र में जा चुका है स्पेशल स्टेटस कैटेगरी वाला। मगर जिस राज्य को मिला था स्टूडेंट अभी भी वो इंजॉय कर रहा है, बहुत सारे, समझे ना, बहुत सारे प्रोविजन अभी भी देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90:10 का होता है, तो वही सब चीज़ दिया गया है ना। अनटाइड स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट मिलता है, 100% ग्रांट के रूप में मिलता है, समझे। और भी बहुत सारा चीज़ है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे देखो सम बेनिफिट्स वेर, अब क्या हुआ, तो फिर 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, तो 14th फाइनेंस कमीशन स्पेशली उसने कहा था कि अब स्पेशल स्टेटस कैटेगरी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एक तो डिवोल्यूशन बढ़ाया, पहले देखो स्टूडेंट 41% अभी तुम्हारा जाता है पैसा, फाइनेंस कमीशन बोलता है ना कि जितना ही पैसा आया सेस और सरचार्ज को हटा दो, तो जो भी पैसा कलेक्शन हुआ सेंटर ने कलेक्शन किया तो उसका 41% तुम्हारा जाना चाहिए राज्य को, हाँ, डेट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। अब फिर जानते हो कि डिवोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और एक वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य के कंपेयर में कितना मिलेगा। अब ओवरऑल देखेंगे जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ उसका 41% पूरा राज्य में जाना चाहिए, करेक्ट बात है। तो ये 14th फाइनेंस कमीशन ही था जिसने पहला रिकमेंडेशन दिया कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की जरूरत नहीं है। अब जो फाइनेंस कमीशन अब क्या करना है कि जो वर्टिकल डेवोल्यूशन हो रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो डेवोल्यूशन हो रहा है उसमें क्या करेंगे, बढ़ोतरी कर देंगे। पहले 32% हुआ करता था स्टूडेंट, उसको बढ़ा के अचानक 42% कर दिया गया। मगर फिर जम्मू एंड कश्मीर को जब अलग कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना, क्योंकि वो तो डायरेक्ट सेंटर देख लेगा, तो 42 को फिर 41 किया गया है। इस तरह क्रोनोलॉजी है, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो ये जो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का जो था, ये बनाने वाला जो था, ये गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के बेसिस पे था। इसमें कहा जाता है कि 30% टोटल सेंट्रल असिस्टेंट मिलेगा राज्य को जिस राज्य को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का दर्जा दिया गया है, नंबर 1। बट जानते हो कि 14th फाइनेंस कमीशन और उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन दोनों ने रिकमेंडेशन किया कि छोड़ दीजिए, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जो डिविजिबल जो पूल है, जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है, उसी में आप बढ़ा दीजिए तो वो बेटर रहेगा। और ऐसा ही किया। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अभी, जब 2014 में मोदी जी जीत के आए थे, तो जब 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से वो 32% से 42% कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, मोदी जी ही किए थे ये चीज़। जब पैसा इतना अधिक दे ही दे रहा है तो आपको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का क्या जरूरत है, फिर समझ में आ रहा है ना। देखो हाँ, मगर चलो स्टेटस खत्म हो गया, मगर अभी भी प्रिविलेज इंजॉय करता है ये राज्य सब, जिसको एक समय मिला था स्टेटस। एग्जाम्पल देखो कि कभी भी बात होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, तो देखो 90:10 का रेशियो रहेगा, और जो नॉर्मल राज्य है उसको 60 और 40 का मिल रहा है, समझ रहे, 80 और 20 का भी तुम्हारा मिलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो जिसको प्रिविलेज मिला स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का 1969 में या उसके बाद सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट्स को, तो उसको अभी भी लाभ मिल रहा है वो चीज़ का, समझे ना। और दूसरी बात ये है कि अलग से कंसेशन भी मिलता है कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में, कि ताकि वहाँ पे एफडीआई अट्रैक्ट हो सके, इन्वेस्टमेंट। अब मान लो कि नॉर्थ ईस्ट में कोई बड़ा कारखाना खोलना है, अब वहाँ पे भी कह देंगे कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो क्यों कारखाना खुलेगा फिर वहाँ पे।
तो वहाँ पे कंसेशन मिलेगा तुम्हारा, चाहे कस्टम्स में हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी में हो, चाहे इनकम टैक्स रेट में हो, ताकि इन्वेस्टमेंट पुल अप हो सके और नए नए वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्रिएट हो सके। तो ये लाभ अभी भी मिलता है ये सब राज्य को। हाँ, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी खत्म हो गया वो वाला चीज़, मगर अभी भी ये लाभ अभी भी स्टिल मिलता है ऐसे राज्य को। आगे देखो, तो बिहार का क्या रोना है, बिहार का कंटेंशन क्या है। देखो यहाँ पे तो जो नीतीश कुमार जी का फोटो देख रहे हो, तो ये यही मांग कर रहे हैं कि पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ये प्राइमरी रीजन है। हाँ, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, रेगुलर फ्लड इन द नॉर्दर्न रीजन एंड सीवियर ड्राउट इन द साउदर्न रीजन। सही बात है ना। एक तो देखो बैकवर्डनेस है, पॉवर्टी है इस राज्य में, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जितना भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज था वो तुम्हारा झारखंड में चला गया, सब चला गया, तो गरीबी रह गया यहाँ पे, समझ गए ना। रेगुलर फ्लड होता है नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्दर्न बिहार में, और साउदर्न बिहार में देखोगे तो ड्रॉट होता है यहाँ पे। तो ऐसे राज्य को मिलना चाहिए एज पर नीतीश कुमार, ठीक है। और जानते हो वही बोला गया कि झारखंड में अच्छा अच्छा इंडस्ट्री चला गया, झारखंड में अच्छा अच्छा मिनरल चला गया हमारा, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का बात है, समझ रहे हो ना। अब देखो इस तरह जो जीडीपी है बिहार का देखते हो 54,000, वही 50 to 55,000 कह सकते हो, जो कि जानते हो कि सबसे पोरेस्ट स्टेट का दर्जा है। इतना पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा कम है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार है, ठीक है। और जो सबसे अमीर है तो उसमें एक नीचे का साउथ का स्टेट तेलंगाना पकड़ो, उसका लगभग 3 लाख है, तो पैसा बहुत सारा है नीचे, यहाँ पैसा ही नहीं है। एक आदमी एक साल में महाराष्ट्र का है, मतलब एक कोई राज्य पकड़ो, ये बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंट में पढ़ाए थे तेलंगाना का ना तुम लोग को। तेलंगाना का 3 लाख है और इसका देखो 50 है, देखो 1/6 है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस। हाँ, ऐसा नहीं कि तेलंगाना मेरा रिलेशन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रिसेंट में पढ़ाया था तो इसलिए मुझे याद हुआ करा, समझे ना। हाँ, और उस राज्य मैं तो पर्सनली विजिट किया हूँ, मैंने देखा ना ढेर सारा पैसा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या गजब का डेवलपमेंट है, सीखना चाहिए। मैं अपने एथिक्स क्लास में भी कहता हूँ सीखना चाहिए हमें साउथ से, केवल तेलंगाना से नहीं, हमें आंध्रा सीखना चाहिए, हमें गोवा सीखना चाहिए, हमें महाराष्ट्र सीखना चाहिए, हमें तमिलनाडु सीखना, केरल सीखना चाहिए, हमें जितने भी साउदर्न स्टेट है सब सीखना चाहिए। कि खाली जात पात में पॉलिटिक्स करने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट में पॉलिटिक्स करो, ज़्यादा बेटर है। देखो रे क्या हुआ राज्य का, यहाँ पे देखो, तो व्हाट अबाउट द अदर स्टेट डिमांड। आप बताओ, दूसरे राज्य भी देखो, दूसरे राज्य भी कर ही रहा है। देखो अब देखो उस समय जानते हो कि राज्यसभा के द्वारा आंध्र प्रदेश का सब डिवीजन हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू को आश्वासन दिया गया था मनमोहन जी के द्वारा कि कोई बात नहीं, जो रेसिडुअल आंध्र प्रदेश है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश बना, क्योंकि हैदराबाद तो चला गया उधर, तो बहुत नुकसान हो गया आंध्र प्रदेश को, तो बोला कि ठीक है हम 5 साल तक के लिए आपको स्टेटस देंगे और आपको अलग पैसा दिया जाएगा। मैं ये खाली मौखिक रूप से ही रहा, इम्प्लीमेंट होने दिया नहीं, ये चीज़ नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि बाद में खुद कांग्रेस ने ही अपोज कर दिया उस चीज़ को। हाँ, मनमोहन सिंह जरूर आश्वासन जरूर दिए थे उस समय के चंद्रबाबू नायडू को, बात समझे, ये हुआ, तो वही चीज़ लिखा गया है। हाँ, उड़ीसा भी देखो, उड़ीसा भी कहता है कि 22% हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो हमको तो मिलना ही चाहिए, तो उसको भी नहीं मिला। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट यही बोलती है, उसका अपना यही बोलना है कि जब 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया तो हम इंडिविजुअल पूल तो बढ़ा ही दिया आपका 32 से, हम आपको 42% कर दिए, फिर 41 कर दिए, तो इतना पैसा तो हम दे ही रहे, तो हम क्यों आपको अलग से हम स्टेटस दे। उसका ही बोलना सही बात है, जब इतना पैसा बढ़ा के दे ही दे रहा है तुमको, तो अलग से स्पेशल स्टेटस राज्य का दर्जा क्यों दे तुमको, तो वही चीज़ है। हाँ, 2013 में जब बिहार का बात हुआ था, 2013 में रघुराम राजन कमेटी बैठा था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कमेटी, ठीक है, सेंटर ने बैठाया था कि थोड़ा बिहार के देखिए, तब इस कमेटी ने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया था, देखो बहुत डिफरेंट रिकमेंडेशन दिया था, कि बोला था कि इसको आप लिस्ट डेवलप कैटेगरी का दर्जा दे दीजिए, लिस्ट डेवलप कैटेगरी, और उसके बेसिस पे अलग से उसको फंड दे दीजिए, मैं इसको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का दर्जा मत दीजिए, समझे ना, लिस्ट डेवलप्ड कैटेगरी का दर्जा दीजिए इस राज्य को, और उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड दीजिए ताकि थोड़ा पैसा मिल सके, ताकि सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे काम हो सके। मैं ये कई जो पंडित है, जो एक्सपर्ट है, ये बताते हैं कि देखो ऐसे नहीं चलेगा। एक्चुअल में बिहार का यदि उत्थान करना है, देखो खाली प्रॉब्लम दिखाने से नहीं होगा, वी हैव टू गिव सॉल्यूशन ऑल्सो। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बिहार राज्य अच्छा हो, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लिखो ये टर्मिनोलॉजी को, ये हम दूसरा एडिटोरियल पढ़ के बता रहे हैं तुम लोग को, ट्रांसफॉर्मेशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि यदि राज्य कहे कि हमको
कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उस समय केंद्र जरूर हेल्प करे उसका, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तभी एम्प्लॉयमेंट बनेगा, है कि नहीं बताओ। तो अब यदि कहे ये राज्य बोले कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चलाना है तो काहे सेंटर हेल्प करेगा उसको। यदि ये राज्य बोले कि हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है तो क्यों खर्च करेगा, फिर क्यों देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशनल इन्वेस्टमेंट यदि हो तो बढ़ चढ़ के सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए बिहार जैसे राज्य को। बात समझ गए स्टूडेंट। तो ये एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही है और कुछ नहीं है। स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसी है तभी तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक अहम हिस्सा होगा, लैंड रिफॉर्म्स होगा, लेबर रिफॉर्म्स होगा, है कि नहीं बताओ। तो चलो ये खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं 427 41 वर्कर्स सेवली रेस्क्यूड, स्टिल सेवरल अनआंसर्ड क्वेश्चंस रिमेन। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो ये हिंदू पेपर में आया था 27 नवंबर को। ये भी पढ़े हो ना बच्चे लोग, ये भी पढ़े हो एडिटोरियल्स। हाँ, तो देखो बात समझो। जानते हो ये जो घटना हुआ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उत्तराखंड का, और जगह का नाम क्या है, सिलक्यारा जगह का नाम है। वहाँ पे टनल कोलैप्स हुआ था। 41 वर्कर्स लगभग दिवाली से ही फंसे हुए थे, है ना, 17 दिन तक फंसे हुए थे। विद द फाइनल टचेस गिवन बाय द रैट होल माइनर, देखो मेघालय से एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसको रैट होल माइनिंग आता है, तब जाके सेफली इसको 28 नवंबर को बाहर निकाला गया। और देश में क्या उत्साह था ये भी जानते हो, हर टेलीविज़न पे ये न्यूज़ छाया हुआ था, है ना। और इसमें सभी पत्रकार, ठीक है ना, जो अच्छे पत्रकार है, जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, जो उसके अपोजिशन में है, चाहे अपोजिशन में जो भी हो, सब ने बहुत अच्छा कहा है। और इनफैक्ट मैंने भी बोला है क्लास में कि इस पे पॉलिटिक्स ना हो तभी बेटर है। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का बात था। और देखो 41 वर्कर्स मर भी तो सकते थे, है ना, उसका जीवन जा भी तो सकता था। और 41 वर्कर्स सोचो, ये यदि कुछ हो जाता है, समझते हो, 41 घर का चूल्हा बंद हो जाता। हाँ, तो ये तो हमें धामी सरकार को भी क्रेडिट देना चाहिए, स्पेशली धामी सरकार को देना चाहिए कि कितना मतलब 17 दिन तक होप बिना खोए हुए, नहीं बड़ी बात है ना। एक स्टेट ने पूरा अपना तंत्र को लगा दिया, होप था तभी ना। देखते हो ये सीखने वाला चीज़ है। और स्टूडेंट मैं बोलूँ एक बात तुमको कि ये पूरा एथिक्स में ना केस स्टडी में फिट हो जाएगा, समझे ना। तो बढ़िया से सुनना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एथिक्स में कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है। अभी जो सोल्यूशन सब इसका होगा ना, कि समझ गए ना, ये एथिक्स के लिए बहुत खूबसूरत बैठेगा। देखो अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कोलैप्स हुआ है ये बहुत सारे सवाल को क्रिएट करता है। क्या जो मॉडल है रोड को बढ़ाने का क्या ये सही मॉडल है? क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इतना जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या वो सही है? क्या टूरिज्म अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है वो क्या सही है? तो ये सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। बात समझे? जैसे जानते हो कि 4 धाम प्रोजेक्ट और ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ऑल वेदर मतलब क्या है कि 12 मास 12 मंथ तक कनेक्टिविटी स्ट्रांग है, दैट्स कॉल्ड ऑल वे, पक्का रोड जिसको कहते हैं हम लोग। जानते हो ना ये इसका कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो हिंदू का जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है उसको कनेक्ट करने का बात था, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, समझ गए ना। और ये जो घटना हुआ स्टूडेंट, ये बताओ कौन सा धाम को कनेक्ट कर रहा था? ये तो 4 धाम हो गया। ये आई थिंक देख लेना, चेक कर लेना तुम लोग, शायद बद्रीनाथ और केदारनाथ का होगा, जाके चेक कर लेना कि ये जो सिलक्यारा है उत्तरकाशी का डिस्ट्रिक्ट जो है, ये कौन सा मतलब 2 धाम को कौन सा धाम को कनेक्ट करता है ये रोड। अब मैं श्योर नहीं हूँ, बद्रीनाथ और केदारनाथ होगा मे बी, दोनों, समझ गए ना। ये आगे देखते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है, हिमालयस, जानते हो हिमालय जो है वो यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन है। अभी दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन हिमालयस ही है। जानते हो क्या हुआ था, टेक्टोनिक प्लेट्स, कैसे इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकराया। और अभी भी देखते हो ना सिस्मिक एक्टिव है कि नहीं है ये। हाँ, अर्थक्वेक प्रोन जोन एरिया है ये, ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ बिल्टअप कर दोगे। अब तुम प्लेन वाला मॉडल को यदि तुम रेप्लिकेट करोगे हिमालयस में, वहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे काम कर पाएगा वो ठीक से। देखो फैक्ट ये कि हिमालयंस क्या है, तुम्हारा यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन है और ये अभी भी स्टिल फॉर्मेटिव स्टेज में ही है, अभी भी काम हो ही रहा है उस पर।
नहीं, अभी भी वो इसका हाइट बढ़ ही रहा है, कहने का मतलब ये सिस्मिक एक्टिव है वो। अच्छा, प्लेटू जानते हो ना कितना स्टेबल होता है, क्यों खत्म हो गया, वो सिस्मिक एक्टिव ही नहीं है। प्लेन भी एक्टिव है, सॉरी प्लेन भी तुम्हारा स्टेबल है। अब प्लेन ज़्यादा स्टेबल क्या होता है तुम्हारा, ये प्लेटू होता है कि जितना ओल्ड मास हो, जितना लैंड आपका ओल्ड हो, उतना ही स्टेबिलिटी आता है उसमें। दूसरा देखो, जानते हो कि चार धाम प्रोजेक्ट बहुत ही डेंजरस प्रोजेक्ट है। हाँ, और वहाँ पे लोग मरेंगे, फर्टिलिटी होगा वहाँ पे, क्योंकि जियोलॉजिकल एंड जियो टेक्निकल स्टडीज़ यही कहता है कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वही सिस्मिक जोन में आता है वो। अब देखो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ हिमालय, देखो जो मेन एरिया है स्टूडेंट, जहाँ से तुम्हारा वेव्स वगैरह जानते हो नीचे जो हरकत होता है, हाँ वो कुछ ही किलोमीटर दूर है, यानी कि जो मेन प्रोजेक्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसलिए स्टूडेंट ये जगह क्या है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू अर्थक्वेक है, और वहाँ पे रॉक सब वो नीचे तुम्हारा वेव्स बनते रहता है, जानते हो ना, नीचे बहुत कुछ होता है ना हरकत क्रस्ट में। तो इसलिए इस जगह पे कंस्ट्रक्ट करना हाईली डेंजरस है, क्योंकि स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस समझ रहे हो ना, प्रेशर बनता है। अब प्रेशर बनेगा तो उसको रिलीज होने के लिए जगह चाहिए, एक ही बार रिलीज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, टूट जाएगा फिर। तो सी हाउ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज सबवर्टेड। देखो अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आया था, है ना, जानते हो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ही है जिसके वजह से लगाम लगता है प्रोजेक्ट के ऊपर। नहीं कि मान लो कि कोई बहुत सेंसिटिव एरिया में तुम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका असर इन्वायरमेंट को क्या पड़ेगा। यदि मान लो कि हमारे प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा तो वो बनेगा ही नहीं प्रोजेक्ट, यही ना था EIA। इसमें पब्लिक कंसल्टेशन था लास्ट स्टेज में, ये भी हम जानते हैं। बट देखो कितना चालाकी से स्टूडेंट, ये तुम लोग को समझना होगा कि 900 किलोमीटर लॉन्ग जो प्रोजेक्ट है चार धाम का प्रोजेक्ट को, उसको बताओ तुम मुश्किल से या तो 2 या 3 भाग में डिवाइड करता। बताओ, इसको बच्चे लोग 53 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है ताकि EIA का कोई खतरा ना हो, EIA का कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को आपने कितने में डिवाइड कर दिया, 53 में, समझ रहे हो, स्लैश करके। बचना चाह रहे थे आप, अब प्रोजेक्ट बनाओगे तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वही लिखा गया कि देखो प्रोजेक्ट को ब्रोक कर दिया गया 53 सेक्शंस में, ताकि तुम्हारा EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो तो लेसर एरिया के लिए हो। अब 900 किलोमीटर के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा तो वो ना हो जाएगा। इसलिए क्या किया ये लोगों ने, सरकार ने क्या किया, 53 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया। देखो सबसे बड़ा लूप होल सही है, समझ गए ना। ये देखो आगे देखो, अब सबसे बड़ा सवाल तो ये भी तो उठता है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है। बताओ, कैरिंग कैपेसिटी को आपने इग्नोर किया बनाते वक्त कि हिमालयन कितना बर्दाश्त कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा, जोशीमठ में क्या हुआ नहीं पता है क्या हम लोग को, तो फिर तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट कई बार संज्ञान ले चुका है इस चीज़ के बारे में कि कैरिंग कैपेसिटी हिमालय क्या है। ठीक है, कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि करिए, स्टेक होल्डर को बुलाइए, उस पर रिसर्च करिए, कितना बार बोल चुका है। तो कैरिंग कैपेसिटी देखो खाली यही नहीं होगा कि कितना आदमी उसको सस्टेन कर सकता है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो कितना वहाँ पे रह सकता है, ठहर सकता है। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो कितना सस्टेनेबल है। फोर्थ वाला देखो, कितना टूरिज्म होना चाहिए। बताओ, यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ को जोड़ के तुम टूरिज्म और प्रमोट कर रहे हो, अच्छी बात है, मगर कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा तो फिर जवाब दे देगा ये, समझे। कितना रोड बनना चाहिए, कितना तुम्हारा रोड का लेंथ वाइडनिंग होना चाहिए, बस कितना माउंटेन को हम काटे, कितना हम डेब्रिस को पानी में फेंके, ये सब सवाल है, समझ रहे हो ना। इसके वजह से इतना कुछ हो रहा है। तो कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए, जो कि पूरा इग्नोर किया जा रहा है। एक तो हमने खुद देख लिया कि कहाँ 900 किलोमीटर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट को 53 सेक्शंस में डिवाइड किया गया ताकि वो EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से वो बच सके। तो आगे देखो, अटल टनल सीखना चाहिए ना। अटल टनल बनाते एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। क्यों, आखिर क्या रीजन था? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया कि ठीक से हेलमेट पहना है ना रे, अंदर जा रहा है काम करने के लिए, हेलमेट ठीक से पहना है, कपड़ा ठीक से पहना है, जाओ काम करो। यहाँ पे उस लेवल पे काम नहीं हुआ है, तभी तो इतना बड़ा घटना हो गया। देखो जब अटल टनल बना कुल्लू में, है ना, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, तो हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया, समझे। सेफ्टी नॉर्म्स को ठीक से फॉलो किया गया, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ। तो प्रोटोकॉल्स को ठीक से फॉलो किया गया, चेक किया गया, और यहाँ पे शायद ये सब चीज़ मिसिंग था। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, तो समझ ही गया होगा। देखो नीड ऑफ द आवर कि इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं
टनल बनाने के लिए, इस तरह का हाईवे बनाने के लिए वो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। मॉनिटरिंग प्रोसेस होना चाहिए जब टनलिंग बन रहा होता है, तो वहाँ पे ऑफिसर होना चाहिए। नहीं स्टूडेंट समझ रहे हो ना, जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स यदि काम कोई करता है तो वहाँ पे एक बोलते हैं ना कि प्रॉपर एक ऑफिसर होना चाहिए देखने के लिए, तो सिमिलरली जब टनलिंग का काम होगा तो वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए कुछ ऑफिसर बैठने चाहिए जो ज्ञाता हो, जो जानकार हो। फर्स्ट वन ये देखो सोल्यूशन आ जाएगा, तुम लोग एथिक्स का सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है कि एक लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर बनना चाहिए, बात समझे, ये भी बनना चाहिए। और उसमें जियोलॉजिकल जो एक्सपर्ट है, सरकार का दिक्कत क्या है कि सब ब्यूरोक्रेट्स को ले लेता है, ब्यूरोक्रेट को कितना बुझने आता है जरा बताना हमको। हाँ वो 11-12 पढ़ के गया है ब्यूरोक्रेट्स सब, उसको ज्योग्राफी का क्या समझ होगा। तो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट को रखना चाहिए उस स्टेक होल्डर में बना के, और तब जाके डिसीजन लेना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। लोकल कम्युनिटी बेस्ट हो सकता है, लोकल कम्युनिटी को पूरा पता है स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसको भी प्रोसेस में शामिल करना चाहिए, समझे। उसी तरह सिविल सोसाइटी को और भी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में रखना चाहिए मॉनिटरिंग प्रोसेस के टाइम। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि हिली एरियाज में प्रॉपर प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करने चाहिए, बात समझ गए ना, दैट्स इट। आगे चलो 428, हालांकि ये बहुत पहले का एडिटोरियल्स है, मैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज डू नॉट नो द रिस्क अबाउट ग्लेशियल लेक्स। अब जो भी ग्लेशियल लेक्स जो बस्ट हो रहा है, जो कि सिक्किम में हुआ था रिसेंट टाइम में, तो जो डाउन स्ट्रीम कम्युनिटी है, जो नीचे रहने वाले लोग सब है, वो पता बेचारे को पता ही नहीं चल पाता है, और जैसे ही ये बस्ट हुआ तो नीचे पूरा बह जाएगा। तो देखो ये जीएस पेपर 3 में आया था, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हिंदू पेपर में आया है 25 अक्टूबर 2023 को, तो कह सकते हो 1 महीना पहले का न्यूज़ है ये। देखो हजार्ड्स अकर इन ए कैस्केडिंग फैशन, कैस्केडिंग मतलब क्या, एक ये हुआ तो फिर वो हुआ, फिर उसके वजह से तीसरा कुछ हुआ, इस तरह। अब पहले ये समझो स्टूडेंट कैसे बनता है ग्लेशियल लेक, याद है तुम लोग को। देखो ग्लेशियल जो इकट्ठा होता है ये बहुत लंबा प्रोसेस के वजह से होता है, ओवर द ईयर्स, 1000 ईयर्स, 100 ईयर्स ग्लेशियर अकुमुलेट होता है एक जगह पे। अब जानते हो कि जब अभी जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जानते हो ना, तो पिघल जाता है, पिघल जाता है, तो क्या होता है कि फिर वो थॉइंग होता है, नीचे जाके फिर यहाँ पे लेक बन जाता है, एक आर्टिफिशियल लेक टाइप का बन जाता है। मगर यदि ये प्रोसेस बहुत तेज रहे, ग्लेशियल और ज़्यादा पिघले, तो फिर और या फिर बहुत ज़्यादा वर्षा हो, वर्षा मतलब वही ग्लेशियल पिघल गया तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो जितने भी मोरेन्स है, हार्ड स्ट्रक्चर, डेब्रिस सब, वो सबको लेकर नीचे बह जाएगा। और रिवर जो बना है, आर्टिफिशियल लेक बना है, तो उसको बहा के तोड़ के नीचे ले जाएगा, और वो जो बहेगा तो वो नॉन स्टॉप इतना तगड़ा स्पीड से नीचे जाएगा वो लेक, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ग्लेशियल आउटबर्स्ट ऑफ ग्लेशियल लेक, लेक बन चुका है, लेक अपने आप में एक लेक बनना अपने आप में एक प्रोसेस है, जो कि ऊपर से आ रहा है, आस्ते आस्ते करके आ रहा है और बन रहा है और स्टेबल हो गया, नाम के लिए स्टेबल है वो। उसमें थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हुआ कि वो स्ट्रक्चर फिर बिगड़ जाएगा, वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा तो फिर नीचे चला जाएगा, जो डाउन स्ट्रीम में जो लोग रह रहे हैं, और वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, जो भी चीज़ हो, वो सबको बहा के लेके चला जाएगा। यही सिक्किम में हुआ है। जैसे वहाँ पे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ, तो इसकी वजह से जो छुंगथांग लेक है और छुंगथांग जो डैम है वो डैमेज हुआ, और डैमेज हुआ है, जितने भी नीचे डाउन स्ट्रीम में जो लोग रहने वाले थे, सिंगतांग वाला सब एरिया सब पूरा बहा के लेके चला गया। तो देखो वही बोला गया है कि माउंटेन में देखो हजार्डस ऑफन अकर इन कैस्केडिंग फैशन एंड प्रिडिक्टिंग देम इज वेरी, बहुत मुश्किल है कि कब ये आउटबर्स्ट होगा ये लेक, समझे, कब क्या होगा, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे एग्जांपल देखो, हैवी रेनफॉल हुआ तो लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है, और उसके वजह से फिर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि जो तुम्हारा जो ग्लेशियल लेक है वो स्टेबल नहीं है, वो ऐसे ही बैठा हुआ है। अब बताओ लैंडस्लाइड, बारिश हुआ, लैंडस्लाइड हुआ तो जितने भी मोरेन से सब आ जाएगा, और जो स्टेबिलिटी थोड़ा देर के लिए स्टेबल था वो पूरा खो के नीचे चला जाएगा। वो बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए बोल रहा है कि हैवी रेनफॉल, अब जो जैसे देखो नॉर्थ ईस्ट में तो रेनफॉल तो कॉमन है ना, नॉर्म ऑफ द डे है रेनफॉल होना। तो हैवी रेनफॉल हुआ तो लैंडस्लाइड आ गया, लैंडस्लाइड की वजह से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो गया, और उसके बाद से तुम्हारा फिर नीचे तुम्हारा लैंडस्लाइड हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम फिर बह के चला जाएगा। तो इस ऐसे कंडीशन में फ्लैश फ्लड वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, और ऐसे इवेंट को प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है।
ये डेंजर है बाबू। वो जो हम कहते हैं ना कि जो प्लेन में जो फ्लड आता है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है कि देखो नेपाल पानी छोड़ दिया डैम से, कोसी देखो बह जाएगी। हालांकि कोसी को भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही चीज़ है। हम ये बात तो जानते हैं ना कि उधर से कुछ दिक्कत हुआ तो इधर फर्क पड़ेगा। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कब ग्लेशियल लेक तुम्हारा आउटबर्स्ट हो जाएगा, कब एक लाइन स्लाइड दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा एक्सट्रीम। अब देखो, अब तुम चाहते हो कि अब इसको ठीक करना, तो बच्चे लोग तुमको 5,000 6,000 के रेंज पे चढ़ना पड़ेगा अल्टीट्यूड पे, और वहाँ पे काम करना पड़ेगा। वहाँ पे मिट्टी बलुआ पावर कैसे ले जाओगे, कितना डिफिकल्ट है उसको बचाना। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। देखो, तो चैलेंज सबसे बड़ा ये है स्टूडेंट कि कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करें इन लोग को, ताकि जो डाउन स्ट्रीम वाले कम्युनिटी है वो समय रहते ही वहाँ छोड़ के भाग जाए। हम जानते हो कि ऐसा हो नहीं पाता है। और हम जानते हैं कि हिमालयन रीजन जो भी है ये सब हाइड्रोमेटोलॉजिकल टेक्टोनिक क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड माउंटेन हजार्ड्स का एक हिस्सा है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता है, समझे। इसलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम, मिटिगेशन और अर्ली वार्निंग स्ट्रेटेजी सब होने चाहिए इस जगह पे। तो आगे देखो क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड का देखो, लैंसेट का रिपोर्ट है ये, जानते हो ना, सॉरी नेचर का रिपोर्ट, लैंसेट नहीं, नेचर का रिपोर्ट है। नेचर जानते हो ना, बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है या फिर कह सकते हो मैगजीन है, जो इन्वायरमेंट के बारे में लिखता है, डेटा देता है। तो जो भी स्टडी पब्लिश हुआ था अभी, पूरा दुनिया का बोला जा रहा है कि लगभग 9 करोड़ पीपल, 9 करोड़ आदमी 30 कंट्री में लगभग 1000 बेसिन्स पे रहते हैं, जो कि तुम्हारा सब ग्लेशियर लेक से ही बना है, समझ रहे हो ना। इन ग्लेशियर लेक के नीचे एज अ डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज बन के रहते हैं, कितना 30 कंट्री में। तो 9 करोड़ आबादी है ऐसे पूरा वर्ल्ड में। अब उसमें देखो 9 करोड़ में 1/6 जो रहते हैं लोग, 1/6 कितना होगा 9 करोड़ का स्टूडेंट, 1/6 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 6 से डिवाइड करो तो 90 इंटू, हाँ होगा ना जी, हाँ 15 लाख। तो लगभग 1/6 ऐसे कुछ होगा, छोड़ दो समझ। हाँ, तो लगभग 1/6 जो पीपल है वो 50 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। और उसमें से स्टूडेंट 1 किलोमीटर ऑफ पोटेंशियल ग्लेशियर लॉग आउटबर्स्ट फ्लड के पास रहते हैं, यानी कि बहुत सेंसिटिव एरिया है ये, बहुत नज़दीक रहते हैं 1/6 लोग सब, कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। और सिक्किम में भी यही हुआ। सिक्किम में भी देखो, जो अक्टूबर 3, 2023 को जो हुआ है, साउथ लोनक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ। हाँ जानते हो, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वही रॉक और मोराइन से तुम्हारा ऊपर से आया और उसको बहा के लेके चला गया, और फिर नीचे फिर चुंगथांग डैम टूटा और उसका फिर डाउन स्ट्रीम बह गया, डाउन स्ट्रीम कम्युनिटी बह गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब समझ में आ गया ना, ये हो गया। हाँ, भारत में ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है स्टूडेंट, ग्लेशियर लेक एटलास जो है वो कौन रिलीज करता है इंडिया में, तो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NRSC। इसको लिख सकते हो तुम लोग यदि नोट्स बना रहे हो तो, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, समझे। देखो, हमारे कंट्री में 3 मेजर रिवर बेसिन्स है, जैसे इंडस का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, हम जानते हैं। और इसी पे ग्लेशियर लेक्स तुम्हारा बहुत सारा तुमको मिलेगा, लगभग 28,000 ग्लेशियर लेक्स इस रिवर सिस्टम की वजह से बनता है हमारे कंट्री में, ठीक है। ऑफ दिस देखो, और लगभग जोड़ोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 0.2 ग्रेटर देन 0.25 हेक्टेयर्स इन एरिया इन 5 कंट्रीज। ऑफ दिस 27% आर इंडिया इन 6 स्टेट्स एंड इंडिया, यानी कि हमारे भारत में लगभग 6 राज्य में और कुछ यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है हमारे ग्लेशियर लेक्स। हाँ, डाउन स्ट्रीम हिल कम्युनिटी सफर्स बैडली, सही बात है ना। जो नीचे लोग रहते होंगे वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते होंगे, क्योंकि उन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लाइवलीहुड ये देखने को मिलता है। सच इवेंट देखो, ये अब इस तरह का इवेंट हो तो परमानेंट चेंज आ सकता है मॉर्फोलॉजी में, टोपोग्राफी में और स्ट्रीम हाइड्रोलॉजी में। पूरा पता चला कि टोपोग्राफी बदल गया, हाँ, जो नदी का जो चलने का दिशा है वो डायरेक्शन ही चेंज हो गया, समझ रहे हो ना। तो पूरा परमानेंट भी चेंज ला सकता है ये। तो रिस्क फ्रॉम ग्लेशियल मेल्टिंग, स्लोप शिफ्टिंग, लैंड स्लाइड्स, इंटेंस प्रिसिपिटेशन, हीट वेव्स अलॉन्ग विद अदर हाइड्रोमेटोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल आर राइजिंग, ये बढ़ रहा है। तो यही कारण है कि तुम्हारा जो ये ग्लेशियर लेक है वो आउटबर्स्ट हो रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज जानते हो सबसे पहला रीजन है, पिघल जाएगा, समझ रहे हो ना। जो बनने में इतना साल लगा है, 100 साल 1000 साल, वो समझ रहे हो 2 ही दिन में पिघल जाएगा। आगे देखो, व्हाट आर द जियो टेक्निकल सोल्यूशन सजेस्ट, क्या क्या अभी तक सोल्यूशन इस पे हम लोग मतलब वर्ल्ड वाइड ये सजेस्ट कर चुका है कि कैसे इस चीज़ को हम डील करें। देखो, यदि तुमको डील करना है ग्लोबल
ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का डील करना है तो जियो टेक्निकल सोल्यूशन के साथ तुम्हें आना होगा। इसका क्या है स्टूडेंट कि तुमको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना होगा, ठीक है, पाइप से, पंप से, ठीक है, स्पिल वे कंस्ट्रक्शन तुमको कन्वर्ट करना होगा, मतलब बनाना होगा। देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा इधर मुझे देखो, ये है तुम्हारा नदी है, ग्लेशियर लेक है, ये आउटबर्स्ट कैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ जा रहा है तभी तो आउटबर्स्ट हो रहा है। एक चैनल बना दीजिए, तो ज़्यादा आएगा तो वो अपना चैनल से अपना आराम से बह के चला जाएगा। तो ये है वर्ल्ड में ये सजेशन है कि आप क्या करिए, स्पिल वे कंस्ट्रक्शन लगवा दीजिए, समझे, आप ड्रेनेज तैयार करवा दीजिए। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो ठीक है तुम बोलते हो बना देने के लिए, मैं 5000 मीटर पे जाना, ऊपर चढ़ना, ठीक है ना, और ऊपर में इस तरह का बनाना जहाँ पे तुमको गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, पावर चाहिए, दुनिया भर का चीज़ चाहिए, कैसे पॉसिबल होगा फिर उतना दूर तक ले जाना। एक तो तुम्हारा रोड कनेक्टिविटी उतना स्ट्रांग नहीं होगा ऊपर तक जाने में, तो ये समस्या है। आगे देखो, व्हाट आर द मेजर्स टेकन टिल नाउ बाय इंडिया। इंडिया ने अभी तक क्या क्या मेजर्स लिए हैं इस पर। देखो, सेंट्रल वाटर कमीशन ये कंडक्ट करती है, कंडक्ट कर रही है हाइड्रोडायनेमिक असेसमेंट कि कौन से लेक में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ये कर रही है, मैपिंग कर रही है उसके लिए। NDA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका नेशनल गाइडलाइंस आया था 2020 में, तो वहाँ पे ये बोला गया था कि क्या क्या कौन सा एरिया को आपको रिस्क जोन में आपको दिखाना है, बताना है, और स्ट्रेटजी भी लेके आना है कि हाउ टू मिटिगेट। और जानते हो कि इसका उल्लंघन किया गया एक तरह से, पिछले क्लास में मैंने बताया है तुम लोग को कि जो रिस्क असेसमेंट होना चाहिए उसमें पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटर लोग ही उसके हाथ, यानी कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वही रिस्क असेसमेंट देख रहे हैं, तो कभी वो सही फैसला ले पाएंगे। याद आ रहा है तुम लोग को, बताए थे कि नहीं बताए थे, बिल्कुल वही चीज़ है वहाँ पे। तो कम्प्रहेंसिव GLOF रिस्क मिटिगेशन प्लान होना चाहिए स्टूडेंट, समझ गए ना, ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम आ सके। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, हिल कम्युनिटीज, डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रिंसिपल सबको फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी अच्छा होना चाहिए। और NRC एटलासिस ये हाई डेटा रेजोल्यूशन डेटा देता है ना, रिमोट सेंसिंग के द्वारा, इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए हमें। फाइनल शब्द क्या है कि गवर्नमेंट हो और साइंटिफिक कम्युनिटी दोनों को साथ में आकर काम करना चाहिए, समझे ना, और कोशिश करना चाहिए कि जो हिली कम्युनिटी वाले लोग सब है उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, लैंड स्टेबल रहे एंड सो ऑन। चलो आगे बढ़ते हैं। 429 एनी लॉ अबाउट ट्राइबल लैंड इज प्रोन टू एक्सप्लॉइटेशन। GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। Welfare schemes for vulnerable section of the population by the center and states, and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of this vulnerable section। तो ये हिंदू पेपर में आया था 23 नवंबर को। तो देखते हैं मामला क्या है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही कहा एट द बिगनिंग कि जो उड़ीसा के जो कैबिनेट है वो डिसीजन लिए हैं कि ट्राइबल क्या कर सकता है, अपना लैंड को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसको, नॉन ट्राइबल को। ये बड़ी बात है, कोटेड अनकोटेड नॉन ट्राइबल्स को। तो एक्सप्लोटेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और इसके लिए देखो पहले से ही तुम्हारा एक एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट का, वो एक्ट, हाँ देखो क्या है तुम्हारा, ओडिशा शेड्यूल एरियाज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके वजह से मैसिव कंट्रोवर्सी हो गया कि कैबिनेट ऐसा डिसीजन क्यों ले सकता है, समझे ना। मगर देखो कई बार गुड इंटेंशन भी होता है कोई चीज़ लेने का, मगर जानते हो कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि कहीं पे भी लूप होल्स हो तो उसका बहुत फ़ायदा उठाएगा। तो देखो ये इसलिए किया गया था, इस तरह कैबिनेट डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि ट्राइबल वाला जो लैंड है ना, कम से कम ट्राइबल्स लोग सब अपना लैंड दिखा के लोन ले सके, घर बना सके, अपने बच्चे का एजुकेशन लोन ले सके, बिजनेस लोन ले सके, इसलिए स्टूडेंट। और वो कम से कम बाधा ना हो कि हमारा ज़मीन हम क्यों नहीं बेच सकते हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि आपको पैसा चाहिए और आप ज़मीन बेच के आप पैसा अर्जित कर रहे हो, होता है कि नहीं होता है, और वो फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं दूसरे जगह पे। तो देखो ऐसा नहीं कि उड़ीसा गवर्नमेंट गलत कर रही है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, मैं ये गलत हो जाएगा बाद में जाके यदि इम्प्लीमेंट हुआ तो। देखो डिसीजन के हिसाब से वही बोला जा रहा है कि जो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब पर्सनस, हाँ उसके परमिशन से उसमें उस समय सब कलेक्टर रहेंगे, वहाँ पर रहेंगे, और वो क्या कर सकता है कि अपना पब्लिक पर्पज़ के लिए गिफ्ट भी दे सकता है।
या मॉर्गेज के रूप में दे सकता है, वही गिरवी के रूप में दे सकता है। यदि एग्रीकल्चर लोन चाहिए उसको, या यदि घर बनाना है उसको, या बच्चे का पढ़ाई के लिए चाहिए उसको पैसा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो सब चीज़ के लिए वो अपना लैंड को गिरवी रख सकता है या किसी को गिफ्ट दे सकता है एंड सो ऑन। हाँ, तो वही बात है, द परमिशन फॉर ट्रांसफरिंग लैंड फ्रॉम ट्राइबल्स टू नॉन ट्राइबल वॉज ग्रांटेड विद द राइडर डेट आफ्टर सच ए ट्रांसफर। हाँ, मगर ये चीज़ बोलते हुए कि ये ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, ट्राइबल आदमी यदि ट्रांसफ़र कर रहा है अपना लैंड को दे रहा है दूसरे को, तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ट्राइबल होमलेस ना रहे, उसके पास घर होना चाहिए अलग से, लैंडलेस ना हो, उसके पास और भी लैंड होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा है ना स्टूडेंट, कि ऐसा नहीं कि पूरा ज़मीन बेच दिया अपना, कुछ ज़मीन उसके पास होना चाहिए और भी। मैं यहाँ पे देखो 1956 का जो लॉ है ना, बहुत भयानक स्ट्रिंजेंट है, और जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ट्राइबल को लेकर स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है ना। तो अब देखो 1956 का जो लॉ है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, और इससे पहले भी प्रयास किया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस समय भी प्रेसिडेंट ने नकार दिया था, हो सकता है इस बार भी नकार दे। तो देखो वो बोला गया कि देखो कितना खतरनाक लॉ है, OSATIP, इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं उस पेज में। बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन है इसमें देखो तुम ट्राइबल लैंड तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम यदि फोर्सफुल कुछ करने का प्रयास किया कि जमीन दे दो हमको, तो बाबू वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और पनिशमेंट अच्छा खासा हो सकता है, नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि मान लो कि ऐसा पाया गया किसी का ट्राइबल आदमी का लैंड ले लिया, यदि पाया गया ऐसा, तो लैंड फिर से रिस्टोर कर दिया जाएगा ट्राइबल को। देखो वही लिखा गया है, इट डिलिनेट्स मैकेनिज्म फॉर इविक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ ट्राइबल लैंड। समझ गए ना, दोषी भी उसको दंड भी दिया जाएगा, फिर वो जमीन फिर ट्राइबल को लौटा दिया जाएगा, इतना सख्त प्रोविजन है ये। हाँ देखो, जैसे कि मैंने कहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो इस तरह का सिमिलर जो प्रपोजल 2010 में आया था, तो उस समय में टर्न डाउन किया था, उसने बोला था कि नो, नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्टिविस्ट का मानना ये है कि यदि इस तरह का बात हुआ तो एक तरह से ना एक मौका मिल जाएगा, और ट्राइबल लैंड तुम्हारा समझ रहे हो ना, जो शेड्यूल एरिया में आता है, ये सब शेड्यूल एरिया जानते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल एरिया को स्पेशल अटेंशन दिया गया है उसको, है ना, प्रोविजन दिया गया है उसको, तब ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो एक्टिविस्ट है वो बोल रहे हैं कि इस तरह का अमेंडमेंट जो अभी ला रहा है या फिर 2010 में आया था, यदि इसको लागू कर दिया जाए तो बहुत बड़ा तबाही मच जाएगा, ट्राइबल लैंड सब तुम्हारा नॉन ट्राइबल लोगों के पास चला जाएगा, और कॉर्पोरेट तो इसी फिराक में है, सरकार भी इसी फिराक में है, कैसे उसका लैंड ले और दूसरे को दे, और समझ रहे हो ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। तो इसलिए जितने भी एक्टिविस्ट है वो बहुत अपोज कर रहे हैं इस मूव को। आगे देखो स्टूडेंट, ट्राइबल पॉपुलेशन ओडिशा में लगभग 23% है, तभी तो ये लोग भी स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मांग रहे थे, बताए थे ना फर्स्ट एडिटोरियल में। यहाँ पे देखो 2011 सेंसस के हिसाब से ट्राइबल लगभग 23% है, हाँ ओडिशा में। 62 डिफरेंट ट्राइब्स है, डिस्टिंक्ट अलग ट्राइब्स है, और उसमें देखो 13 जो ट्राइब वो पीबीटीजी से आते हैं। पीबीटीजी जानते हो ना, ट्राइबल में भी वल्नरेबल बताए थे ना ये, हाँ। अब देखो थर्ड लार्जेस्ट कंसर्न, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद थर्ड ओडिशा ही आता है एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में देखोगे तो। अब इसमें देखो ये जान के तुम लोग को हैरानी होगा कि एसटी इन शेड्यूल एरियाज, यानी कि जो ट्राइबल लोग सब है शेड्यूल एरियाज में लगभग 68% ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि शेड्यूल एरियाज, एक एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर दिया गया संविधान के द्वारा, वहाँ पे एसटी का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 70% है। इसका मतलब सच में बहुत ज़्यादा आबादी होगा उस एरिया में, उस डेंसिटी ऑफ लैंड में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो उसमें आंकड़ा भी दिया गया कि 121 आउट ऑफ 314 ब्लॉक्स उड़ीसा में क्या है तुम्हारा शेड्यूल एरियाज घोषित हो चुका है। तो कोई भी आप कदम लेते हो तो जो संविधान में शेड्यूल एरियाज का स्पेशल प्रोटेक्शन जो दिया गया वो वायलेट हो जाएगा, समझे। तो 44 देखो ना यहाँ पे लगभग 44% तुम्हारा स्टेट का जो जोग्राफिकल एरिया है वो शेड्यूल एरिया क्लासिफिकेशन में आता है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ 44, इधर देखो 44%, बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। उड़ीसा का लगभग 44, मैं रफली 50% मान सकता हूँ ना इसको, लगभग 50% तुम्हारा एरिया शेड्यूल एरियाज के अंदर आता है। देखो कितना बड़ा असर पड़ेगा इसका यदि इस तरह का मूव यदि ओके हो जाए तो। आगे देखो वार्ड एक्टिविस्ट क्या क्या कंसर्न दिखा रहे हैं। देखो एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि यदि इस तरह का अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हो गया तो बाबू ये जो है ना एक तरह से अटैक होगा ट्राइबल आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है, शोषण होगा इन लोग का।
बेचारे लोग सब्सटेंसेस लाइवलीहुड पे चलते हैं, बेचारे लोग जाते हैं टिम्बर का, नॉन टिम्बर पर, टिम्बर भी कहाँ, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस, समझ रहे हो, नॉन टिम्बर बेचारा कलेक्ट करते हैं। टिम्बर भी तो जानते हो कि देने नहीं देता है लोग को, काट उठ कहाँ यूज़ कर सकते हो, जो जितने भी नॉन टिम्बर प्रोड्यूस सब है वो सब, झरना हो गया जैसे, समझ, जैसे कि तुम्हारा इमली गिर गया नीचे, वो सब चुन रहा है बेचारे लोग, वो जाके बेच रहा है, ये हालत है, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा ये लोग का। तो इसलिए आप देखो, हाँ, ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट ऑल्सो आर्ग्यू दैट ग्रांटिंग परमिशन टू ट्रांसफर लैंड वुड स्विफ्टली एलिमिनेट द एसेंशियल फॉल बैक ऑप्शन फॉर ट्राइबल्स। यानी कि बोला गया था ना शुरू में कि यदि किसी का ट्राइबल का आप ले लिया, जैसे मान लो कि तुम लोग को पता नहीं होगा, उड़ीसा में ना ऑलरेडी बहुत सारा ट्राइबल का लैंड ले लिया गया है, कॉर्पोरेट सब ले लिया है, बहुत इधर उधर से ले लिया है। अब यदि यहाँ पे परमिशन ये हो कि ठीक है लैंड जा सकता है, तो जो भी पहले जो लिया था वो भी लीगल हो जाएगा, समझ, वही बोला गया है। और उसमें देखो OST लॉ में क्या था स्टूडेंट, कि यदि कोई फोर्सफुल लिए तो फिर से रिस्टोर करने का बात था। तो अभी तो ये चुरा के, कॉर्पोरेट लोग चुरा के चुपचाप बैठा हुआ है कि कहीं पकड़ा ना जाए। अब हो सकता है गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो उसमें, अब ये आ जाएगा तो जो भी पहले चुराया होगा, जो भी पहले फोर्सफुल लिया होगा, तो उसे लीगलाइज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये भी है स्टूडेंट। तो वही बात है कि देखो द प्रपोज अमेंडमेंट कुड पोटेंशियली इनेबल, यानी कि इससे क्या होगा कि जो जितने भी नॉन ट्राइबल से जो साउदर्न उड़ीसा में रहते हैं वो आ जाएंगे, लैंड खरीद लेंगे, ट्राइबल लैंड सब, और हो सकता है डेमोग्राफी चेंज हो जाए वहाँ पे। अभी तुमको दिख रहा है ना जो 70% तुम्हारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन, हो सकता है डेमोग्राफी चेंज हो जाए, नॉन ट्राइबल लोग सब वहाँ पे आके बस, क्योंकि देखो लॉ में अंग्रेज ने क्या किया, इधर देखो तो अंग्रेज ने क्या किया, यही नहीं किया, लॉ ला के घर तक घुस गया उसका ट्राइबल का, तभी तो आदिवासी रिवोल्ट हुआ है। तो सेम होगा, एक लॉ बना दी है, दुनिया भर का लूफल्स लेके आ जाएगा और घर तक पहुंच जाएगा, ट्रैवल को बेघर कर देगा ये लोग। प्रॉब्लम ये है, देखो वही तो बोला है, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, मनी लेंडर, बिजनेस फिगर, वो तो बार बार चाह ही रहा है कि ऐसा हो। कितना बार वो तुम्हारा ये जो प्रोविजन है OSATIP कई बार उल्लंघन कर चुका है, और इस बार यदि ओके भी हो जाता है तो जितने भी अनलीगल तरीके से किया तो सब लीगलाइज कर देगा ये लोग। तो प्रॉब्लम ये है। तो देखो स्टूडेंट, इसलिए जो प्रपोज अमेंडमेंट है, ठीक है ना, तो वही जो बोल रहे हैं सेम चीज़ लिखा गया है, वुड फैसिलिटेट द रेगुलराइजेशन ऑफ ऑल लॉफुल एक्वायर्ड ट्राइबल लैंड्स प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर दिस होल्डिंग। समझ गए ना, वही चीज़ लिखा गया है। इट वुड ऑल्सो, उसका तो अपॉर्चुनिटी आ जाएगा यार, कोई भी आदमी सुपर एरिया में जाकर अपना जमीन खरीद सकता है। तो कोई भी आदमी का मतलब समझ रहे हो, जो बिजनेस क्लास का आदमी होगा, जो कॉर्पोरेट होगा, कितना बार जाएगा वहाँ पे। और देखो ब्रिटिश ने क्या नहीं किया था, क्या ब्रिटिश ने पूरा डेमोग्राफिक चेंज कर दिया था इसी तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एज पर द एक्टिविस्ट। दैट्स इट।